गुड आफ्टरनून। तो आइए हम लोग अपना बातचीत स्टार्ट करें और फॉर्मूला सेट करते हैं कि कैसे क्या काम करना है। हम लोग फासिज्म के ऊपर बातचीत कर रहे थे अपना। फासिज्म और फासिज्म मुसोलिनी का स्टडी हम लोगों ने स्टार्ट किया था और इसमें हम देखते हैं कि फासिज्म एक टर्म जो कि वर्ड डिराइव हुआ था फासियो से। मतलब अगर आपको एक लकड़ी दें तो उसको आप आसानी से ब्रेक कर सकते हैं, और वही लकड़ी का गट्ठर बना के दे दे तो आप उसे तोड़ नहीं पाएंगे। तो इसलिए इसको कलेक्टिव नेशनलिज्म भी बोला जाता है, मतलब यूनाइटेड फॉर द कॉज ऑफ नेशन, और नेशन इज सुप्रीम। ठीक है, और यू हैव टू रेडी टू सेक्रीफाइस योरसेल्फ फॉर द नेशन। तो कहते हैं कि फासिस्ट इकोनॉमी इज अ टाइप ऑफ इकोनॉमी ऑल्सो, जो कि कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट के बीच का इकोनॉमी होता है। और इसमें क्या होता है कि प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सब स्टेट के कंट्रोल में होता है। ठीक है, वो सब स्टेट के कंट्रोल में होता है। ठीक है ना, तो इसे फासिज्म हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। तुम लोग मॉर्निंग में मॉडर्न इंडिया की क्लास कर रहे हो क्या? तो उसमें हम लोगों ने ब्रिटिश जो एम्पावरमेंट है, इंपेरियलिज्म है, उसको समझने की कोशिश की थी। और इधर आप देखिएगा कि ये भी एक टाइप ऑफ इंपेरियलिस्ट आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को प्रेजेंट करता है फासिज्म। ओके, और वहां पर भी हम लोग देखते हैं कि जो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्टेट कंट्रोल्ड होता है। इसीलिए इसको इन बिटवीन कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट इकोनॉमी दोनों का अल्टरनेटिव माना जाता है फासिज्म को। ठीक है, और ये भी कॉलोनियलिज्म और इंपेरियलिज्म में बिलीव करता है। तो जाहिर है कि जो फासिस्ट आइडियोलॉजी है उसके डायमेंशन को हम लोग समझ पा रहे हैं। ओके, तो ये वाला पॉइंट नोट करना बच्चे। द बैकग्राउंड क्या है, तो बैकग्राउंड आप डिस्कस करिएगा, लिखिएगा कि द वर्ड फासिज्म, it is derived from the word fascio. Derived from the word fascio. The meaning of the word fascio है, the meaning of the word fascio is a bundle of wood tied tightly. लकड़ी का गट्ठर जो है ना, एक साथ मजबूती से बांधा होना चाहिए। द मीनिंग ऑफ फासियो इज अ बंडल ऑफ वुड टाइड टाइटली। इट रिप्रेजेंटेड द कलेक्टिव नेशनलिज्म। It resulted in collective nationalism. It presented the class of citizen ready to sacrifice for the state. Ready to sacrifice for the state. Ready to sacrifice for the state. It presented the class of citizen ready to sacrifice for the state.
Fascism is an alternative economic system. It is alternative economic system of capitalism and communism. It is alternative economic system of capitalism and communism. Fascism is an ideology. आराम से धीरे धीरे लिखना. Fascism is an ideology in which the means of production and distribution are controlled by the state. Means of production and distribution was controlled by the state. Fascism is an ideology in which the means of production and distribution are controlled by the state. Means of production and distribution are controlled by the state. It advocated colonialism and imperialism. It advocated colonialism and imperialism. Colonialism and imperialism. It advocated colonialism and imperialism. Without colonialism, domestic industry could not sustain. Domestic industry could not sustain. It advocates colonialism and imperialism. Without colonialism, domestic industry could not sustain. ये फासिज्म का एक फंडामेंटल था. जरा हम लोग लिख लिए सारे बच्चे इसको. डिड यू नोट इट? शुभांगी, हाँ बाबू, लिखना है उसके बच्चे, उसको उसी अंदाज में लिखना है, उसको अपने वर्ड्स में लिखना होता है. सब बच्चों ने नोट किया ऐसे? वेरी गुड. क्या कर रहे हो अस्फिया तुम? नोट क्यों नहीं कर रहे हो? अभी नहीं तो क्या आराम से सोए हुए हो? चिप्स खा रहे हो तुम लोग? ओके फाइन. नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट बात कि कॉजेज ऑफ द राइज ऑफ फासिज्म. आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था कि लंदन एग्रीमेंट जो था दैट वाज रियली अ मिराज. जब इटली ने अपने ही साथियों को छोड़ करके ब्रिटेन और फ्रांस के साथ हो लिया था और बड़े बड़े लॉलीपॉप के ख्वाब दिखाए गए थे इटली के. जब आप कॉलोनियलिज्म या फिर टेरिटोरियल एक्सपेंशन के चक्कर में ब्लाइंड हो जाते हैं ना, तो आप बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हैं. ऑब्सेशन किसी भी चीज का पालना बहुत खतरनाक होता है और इटली ने उसी चीज को पाल लिया था कि अफ्रीका में जाएंगे. चूंकि एक बार इथोपिया में इटली की हार हो गई थी और उस चीज का ऑब्सेशन उसको बहुत खींच रहा था और इंग्लैंड और फ्रांस ने इसका मौका उठाया और इटली को अपने साइड में ले लिया.
तो लंदन एग्रीमेंट में आप जानते हैं बड़े बड़े प्रॉमिस हुए थे, और बाद में जब पेरिस पीस ट्रीटी ऑर्गेनाइज हुई आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो इटली को झुंझुना पकड़ा दिया गया। ओके, इटली को झुंझुना पकड़ा दिया गया, और इटली जो था वो एक विक्टोरियस कंट्री, बिग फोर होते हुए भी कुछ भी ज्यादा गेन कर नहीं पाया, जिसके चलते इटली के अंदर एक बहुत निराशा थी, डिसइल्यूजनमेंट था, एक फ्रस्ट्रेशन था, जो इटली को बार बार इस बात के लिए समझा रहा था कि आखिरकार इटालियन जो है वो कैसे इस पूरे निराशा से, इस डिसइल्यूजन से बाहर आएगा। ओके, तो इसमें पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस एंड इटली के बारे में आप जानते हैं, मैंने कहा ना कि लंदन एग्रीमेंट का जो धोखा था, वो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट था, उसके चलते एक गजब का डिसइल्यूजनमेंट था यहां पर, और निराश हो गए थे इटली के लोग। इटली के लोग जो थे वो निराश हो गए थे, और इसी के चलते एक आक्रामक एग्रेसिव नेशनलिज्म इवॉल्व हुआ। तो दूसरा था वीक इकोनॉमिक कंडीशन। आप जानते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत खर्चा हुआ था, तो इंग्लैंड और फ्रांस ने तो अपनी कॉलोनी बढ़ा ली, सीरिया, इराक, इन सब जगहों पर इंग्लैंड और फ्रांस की कॉलोनी आगे बढ़ गई थी, बट इटली को तो कुछ भी नहीं मिला, फ्यूम सिटी मिला हार्डली, जिसका कोई बहुत बड़ा इकोनॉमिक डायमेंशन नहीं था। तो जाहिर है कि इस वर्ल्ड वॉर में जो नेशनलिज्म था, फीलिंग का, इटली में फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म था, वो काफी ज्यादा हर्ट हुआ था। और जाहिर है कि जब देश के लोग निराश हो, और वो भी किसी इंटरनेशनल रीजन से, तो बहुत ही आक्रामक तरीके से वो लोग प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, और ये था राइज ऑफ फासिज्म, जिसमें मुसोलिनी को काफी जबरदस्त सपोर्ट मिला था। ओके, तो फर्स्ट कॉज लिखना बच्चे, कॉजेज ऑफ द राइज ऑफ फासिज्म में पहला पॉइंट दो यहां पर, पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस एंड इटली। पहला पॉइंट देना, पॉइंट वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे, पॉइंट वाइज लिखाएंगे। पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस एंड इटली, इसमें लिखना, in London Agreement of 1915, in London Agreement of 1915, many promises were made, which was kept secret. Many promises were made which was kept secret. Italy got promise of territorial expansion in Africa. Italy got promise of territorial expansion in Africa. All German colonies will be transferred to Italy. Will be transferred to Italy. Will be transferred to Italy. Therefore, Italy came in alliance with England and France. England and France. But the meeting of Big Four
in Paris, meeting of Big Four in Paris was highly frustrating to Italy. All German colonies was placed under mandate system of League of Nations. 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 So Italy was very frustrated. Italy was very frustrated. It led to the rise of aggressive nationalism. It led to the rise of aggressive nationalism. ओके, दूसरा देखो, वीक इकोनॉमिक कंडीशन. जो वर्ल्ड वॉर का खर्चा था, मैसिव एक्सपेंडिचर था वर्ल्ड वॉर के बाद. ठीक है, इकोनॉमिक बर्डन इटली के ऊपर बहुत बढ़ गया था. बोलते हैं कि 12 बिलियन का खर्चा केवल इटली पर आया था और 3 बिलियन की प्रॉपर्टी डैमेज हुई थी इटली की. इतनी बड़ी जो डैमेज थी डॉलर में, वो भी तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इटली का फाइनेंशियल कंडीशन कितना डिजास्ट्रस हो गया होगा. और इटली को मिला कुछ भी नहीं, ना तो फ्यूम सिटी मिला, ना अल्बानिया मिला, ना अफ्रीका के कॉलोनीज मिले. पैसा आएगा कहां से? तो जाहिर है कि इतनी डिफिकल्ट इकोनॉमिक कंडीशन को इटली सस्टेन नहीं कर पा रहा था. और ये जो गुस्सा था वहां पर कि सरकार क्या है, इटली में तो मोनार्की था और ये जो मोनार्की थी वो फाइट कर रही थी, वॉर में फैसले ले रही थी. और मैं आपको बता दूं कि दुनिया में जहां डेमोक्रेसी वर्ड जिस दिन से इंट्रोड्यूस हुआ, उसी दिन सरकार को सचेत हो जाना चाहिए था. अगर सरकार कोई फैसला लेती है और लोग उसमें शामिल नहीं हैं, मेजॉरिटी उसका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और फिर भी वो भले ही कितना ही देश हित में हो, वो समस्याएं पैदा करेगी उस स्तर तक कि सत्ता बदल जाती है, देश तनावग्रस्त हो जाता है. तो इटली में भी लगभग यही हालात बन गए थे. और ये जो हालात थे उसमें राष्ट्रीय कर्ज, नेशनल डेप्ट का भी बढ़ गया था. सो लोगों के ऊपर टैक्स पर टैक्स बढ़ाया गया. टैक्स एक स्टेज के बाद बहुत रिएक्शनरी हो जाता है. लोग टैक्स जैसे इंपोज किया जाता है बहुत रिएक्शनरी हो जाता है. एग्रीकल्चर डिक्लाइन कर गया, इंडस्ट्री डिक्लाइन कर गया. सो जाहिर है कि सरकार जो थे वे आर नॉट सक्सेसफुल इन रिमूविंग द डिफिकल्टीज. और जब डेमोक्रेसी फेल कर जाता है तो वहां पर एक अल्ट्रा नेशनलिज्म का वेव क्रिएट होता है जिसको फासिज्म बोला जाता है. डेमोक्रेसी से अगर लोगों का मोह भंग हो गया ना, तो वहां पर तानाशाही को ही लोग समर्थन देते हैं कि चलो
उसी को दे दो जो कह रहा है वो सही कह रहा है। तो ये जो डायमेंशन होता है, इसी से फासिज्म या फिर नाजिज्म ये सब डेवलप होता है। लिखना, वीक इकोनॉमिक कंडीशन। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, the economic condition of Italy had deteriorated. There was huge expenditure in war, which was around 12 billion. There was huge expenditure in war, which was around 12 billion. Property damage was also around 3 billion. Property damage was also around 3 billion. Italy was not compensated by the Allies partner. Italy was not compensated by the Allies partner. Therefore, national debt had increased. National debt had increased. Therefore, national debt had increased. National debt had increased. Government had increased the burden of tax. Government had increased the burden of tax. Therefore, the public became reactionary. Public became reactionary. Gross domestic product, GDP, the gross domestic product had also decreased. Because decline in agriculture and industrial production. Gross domestic product also decreased because decline in agricultural and industrial production. Democratic governments failed to fulfill the aspiration of people. Government were not successful in removing the difficulties. Was not successful in removing the difficulties. Therefore, the people of Italy started supporting ultra-nationalism. People of Italy
started supporting ultra nationalism. फासिज्म को हम लोग अल्ट्रा नेशनलिज्म ही तो बोलते हैं, राइट? So this is how the weak economic condition further deteriorated the condition. देख लो क्या है बच्चे कि इटली को ऐसा लगता था कि अगर भूमध्य सागर मेडिटेरेनियन सी को क्रॉस कर लें तो अफ्रीका चले जाएंगे। अफ्रीका और यूरोप के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है। वो डिस्टेंस 10-11 किलोमीटर का डिस्टेंस है। मैप में देखोगे ना, जो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है उसमें महज 10-11 किलोमीटर का डिफरेंस। यूरोपियन लोगों चाहते तो अफ्रीका को सीधे यूरोप से कनेक्ट कर देते, मगर इन लोगों ने पूरे अपने इस फ्यूचर को दिमाग में रखते हुए कि अगर पुल बन गया, उस पर ब्रिज बन गया, तो फिर तो अफ्रीका के सारे लोग यूरोप में आ जाएंगे, गोरे गोरे लोग काले दिखने लगेंगे, तो वैसे हालात में डेमोग्राफी बदल जाएगी। तो इन लोगों ने सोचा कि भले 10-11 किलोमीटर का डिस्टेंस है, बने रहने दो, और अफ्रीका को यूरोप से कनेक्शन नहीं मिल पाया। आज तक यह चीज स्टैब्लिश नहीं हो पाई। तो इटली की इच्छा थी कि हम इथोपिया में एंट्री करें। हम भी अफ्रीका में एंट्री करना चाहते थे, मगर इंग्लैंड और फ्रांस किसी को अफ्रीका में एंट्री करने दे। रोज बोलता था इटली कि इथोपिया दे दो, इथोपिया दे दो। जब से इटली नेशन बना, क्योंकि उसको लगता था कि कॉलोनी नहीं मिलेगा तो इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे चलेगा, इथोपिया दे दो, इथोपिया दे दो। इंग्लैंड और फ्रांस तंग आ गया, बोला लेगा इथोपिया, ले लो। इटली ने इथोपिया पर इन्वेड किया और इंग्लैंड और फ्रांस ने इथोपिया को इतना बैकअप दे दिया कि 1896 एडोवा की लड़ाई में इटली हार गया। अब अफ्रीकन कंट्री एक यूरोपियन कंट्री को हरा दे, इतनी बड़ी बेइज्जती, और ये जो एक मिथक था कि यूरोपियन अपराजेय होते हैं, इनविंसिबल है, वो सब ब्रेक हो गया। तो जाहिर है कि इससे इटली का जो नेशनलिज्म है वो काफी हर्ट हुआ था, एंड वो जो हर्टेड नेशनलिज्म है उसने काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किया। इटली के लोगों को अल्ट्रा नेशनलिज्म की तरफ धकेला था। लिखो, हर्टेड नेशनलिज्म में लिखना पॉइंट, ठीक से डिटेल में लिखना, खाली उतारने के चक्कर में नहीं रहना तुम लोग। जो बोल रहा हूं वो लिखो। अपना दिमाग कितना लगाते हो तुम लोग। अब मोना थोड़ा स्लो लिखवाएंगे नहीं, जिस स्पीड से लिख रहा हो उसी स्पीड से लिखो। तुम्हारा तो कभी कागज कभी कलम, कुछ से कुछ खत्म होते रहता है हमेशा। रिचार्ज तो खत्म नहीं होता कभी भी, उसके लिए तो रेडी पैसा रहता है। हर्टेड नेशनलिज्म। आफ्टर यूनिफिकेशन ऑफ इटली, लिखो, आफ्टर यूनिफिकेशन ऑफ इटली, the leaders of Italy had realized, leaders of Italy had realized that leaders of Italy had realized that in order to sustain the industrialization, there is urgent need to have the colonies. In order to sustain the industrialization, there is urgent need to have the colonies. Urgent need to have the colonies. So Italy wanted expansion towards Africa. So Italy wanted expansion towards Africa. Expansion towards Africa. But England and France
but England and France was not in favor of entry of any European in Africa. 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 But Italy invaded over Ethiopia. Italy invaded over Ethiopia. इथोपिया के बगल में ब्रैकेट में लिखना अबिसीनिया. So Italy invaded over Ethiopia. ब्रैकेट में लिख लेना अबिसीनिया. In the Battle of Adoba, Ethiopia defeated Italy. Therefore, nationalism of Italy was very much hurted. HURTAD, hurted. Therefore, ultra-nationalistic thought became very dominant in Italy. Ultra-nationalist thought became very dominant in Italy. Very dominant in Italy. Okay. नेक्स्ट फैक्टर है फियर ऑफ कम्युनिज्म. देखो, जब भी इकोनॉमिक क्राइसिस का सीन बनता है तो ऐसा लगता है कि उस जगह पर कम्युनिस्ट आइडियाज काफी ज्यादा डोमिनेंट हो जाएगा या काफी ज्यादा प्रोलिफरेट हो जाएगा. जैसा कि आगे चल करके हम लोग देखेंगे, रूस में रशियन रिवॉल्यूशन हुआ, वहां भी इकोनॉमिक क्राइसिस काफी डीप था. तो जो कैपिटलिस्ट थे इटली के, जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स और कैपिटलिस्ट थे, उनको एक डर सता रहा था कि वहां पर कम्युनिस्ट आइडियाज फ्लोरिफरेट हो जाएगा, काफी ज्यादा फ्लॉरिश कर जाएगा. और इसीलिए उन लोगों ने एक पावरफुल स्टेट को सपोर्ट किया, जिसको कि एक बड़ा मैंडेट हो पब्लिक का, और साथ में जिसके थॉट अल्ट्रा नेशनलिस्ट हो. तो इसीलिए लोगों ने एक अलग तरीके का सपोर्ट बेस क्रिएट हुआ. और जो कम्युनिस्ट पार्टीज थे वांटेड टू एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी. देयरफॉर पब्लिक जो था वो चाहता था कि किसी तरह से एक स्ट्रांग गवर्नमेंट जो कम्युनिस्टों का अपोज करता हो वो खुल करके सामने आए. मैं आपको एक और चीज याद दिलाना चाहता हूं, जो बच्चे अटेंटिव रहते हैं, जो काफी गौर से पढ़ते हैं. मैंने बताया था आपको कि मुसोलिनी के जो ओरिजिनल ख्यालात थे वो सोशलिस्ट थे, वो लेफ्टिस्ट आइडिया का आदमी था. मगर वर्ल्ड वॉर के दौरान जब इंग्लैंड और फ्रांस को उसने देखा बहुत करीब से, तो उसका विचार सोशलिज्म से समाप्त होकर के और ये विचार जो है वो कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ गया था.
ओके, सो सोशलिज्म से समाप्त होकर के कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ गया था। फियर ऑफ कम्युनिज्म, देखना हेडिंग देना, फियर ऑफ कम्युनिज्म, और उसमें लिखना कि इटली हैड ह्यूज इकोनॉमिक क्राइसिस। इटली हैड ह्यूज इकोनॉमिक क्राइसिस। Huge economic crisis. There was massive expenditure. There was massive expenditure. Massive expenditure. Massive expenditure. There was a huge debt burden. Huge debt burden. Huge debt burden. Therefore, there was fear of spread of communism. Fear of spread of communism. There was fear of spread of communism. After the success of Russian Revolution, after the success of Russian Revolution, after the success of Russian Revolution, the fear of spread of communism, the fear of spread of communism became very high. After success of Russian Revolution, fear of spread of communism became very high. Many communist party was also established. Communist party was also established in Italy. Communist party was also established in Italy. Communist party had program to end the private property, to end the private property. Therefore, the public came in support of very powerful state. Public came in support of very powerful state. Came in support of very powerful state. इंपैक्ट ऑफ हीगल। आपको हीगल आप सर्च करके देखना, फोटो में हीगल का फोटो देखना, बहुत खतरनाक दिखता है वो। और हीगल तो गजब का बोलता था, जर्मनी का फिलॉसफर था और बोलता है कि स्टेट इज द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ सोवर्निटी। राज्य का ही अंतिम वक्तव्य है, स्टेट इज अल्टीमेट फॉर्म ऑफ सोवर्निटी। स्टेट इज इन द फॉर्म ऑफ गॉड। ईश्वर है राष्ट्र,
ठीक है, और इस तरह से जब फॉर्म ऑफ गॉड है तो आप कंप्लीट सरेंडर करिए स्टेट के सामने, और यू शुड बी रेडी टू सेक्रीफाइस एनीथिंग फॉर द स्टेट, राइट। तो हीगल की फिलॉसफी आजकल देखोगे मॉडर्न डेज में भी जो कंट्री के हेडमैन होते हैं, कंट्री के हेड होते हैं, उनके अंदर बड़ा जबरदस्त जज्बा होता है, ठीक है। राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद, अमेरिका फर्स्ट, जापान फर्स्ट, चाइना फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट। तो इस तरह से एक नया कॉन्सेप्ट है हीगल की फिलॉसफी का, जो कि आजकल पॉलिटिकली काफी एक्टिव हो गया है, और कई सारे देश मतलब राष्ट्र प्रमुख जो है, राष्ट्र प्रथम, ये जो है कॉन्सेप्ट लेकर के आगे चल रहे हैं। तो ये भी एक अल्ट्रा नेशनलिज्म का ही एक दूसरा डायमेंशन है, एक पावरफुल डायमेंशन है। तो इसमें देखना इंपैक्ट ऑफ हीगल। हीगल वॉज बॉर्न इन जर्मनी। हीगल considered a state as ultimate sovereignty। लोगों की sovereignty नहीं है, राज्य ultimate sovereignty। A state had ultimate sovereignty। A state is form of God। Therefore, people must be ready, the people must be ready to sacrifice anything for the state. Sacrifice anything for the state. People must be ready to sacrifice anything for the state. Therefore, the fascist ideology got huge philosophical support from the Hegel. Therefore, fascist ideology had huge philosophical support from Hegel. Huge philosophical support from Hegel. Fascist party had huge philosophical support from Hegel. Okay, so this is impact of Hegel. मेन पॉलिटिकल एंटिटी स्टेट ही होता है, कंट्री वगैरह तो कोई डिफाइंड पॉलिटिकल एंटिटी क्या है, स्टेट है, ठीक है। तो हम लोग स्टेट मतलब यहां पर कंट्री ही बोल रहे हैं, कंट्री मतलब स्टेट बोल रहे हैं। राज्य, राष्ट्र राज्य। हीगल को सर्च करना तुम लोग, सर्च हीगल, आप लोग हीगल को सर्च करिएगा। फीचर्स ऑफ फासिज्म, क्या बोला था मैंने, आपको याद है ना, जैसे नाजिज्म का फीचर हम लोगों ने डिस्कस किया था ना, उसी तरह से फासिज्म का भी एक अलग तरह का फीचर होता है, ठीक है ना। फासिज्म का भी एक अलग तरह का फीचर होता है। तो फासिज्म जो है वो डेमोक्रेसी में कभी बिलीव नहीं करता, क्या बोलता है, मोबोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में कभी बिलीव नहीं करता, ये क्या है, मोबोक्रेसी है। भेड़ चाल है वो डेमोक्रेसी, फालतू का चीज है इलेक्शन। राष्ट्र का काम होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है।
सो फासिज्म जो है वो डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं करता, वॉर सपोर्टर है। ठीक है, वो तो पीस बोलता है टेम्पररी होता है। पीस कभी भी अगर लंबे समय तक हो जाए तो नेशन का डेवलपमेंट नहीं हो जाएगा, इसलिए पीस क्या है, टेम्पररी है। पीस क्या है, टेम्पररी है। Fascism supported establishment of corporate state. Fascist supported establishment of corporate state. कॉर्पोरेट स्टेट में रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी, अकाउंटेबिलिटी, हर एक चीज का एक इकोनॉमिक डायमेंशन है। ठीक है ना, कॉर्पोरेट कल्चर बोलते हैं ना, जैसे कि वहां पर टाइम काटने का कोई प्रोविजन नहीं है, आपको हर हाल में अपनी यूटिलिटी शो करनी पड़ेगी, कॉर्पोरेट कल्चर है। हिटलर की भी बिल्कुल यही हीगल की फिलॉसफी थी। मारिया ने सर्च कर लिया हीगल को, शाबाश, वेरी गुड गर्ल। अब देखिए, इससे आप सर्च करके बहुत कुछ सीख सकते हैं उससे, कि यह भी एक बहुत बड़ा फिलॉसफर था। ओके, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉर्पोरेट स्टेट और अपोजिशन ऑफ द इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल से इन लोगों को, पढ़े लिखे लोग से बड़ा दुश्मनी रहता था इन लोगों को। ठीक है, पढ़ा लिखा आदमी जो है ना, बोलता है कि ये राष्ट्र के हित के लिए नहीं है, ये लोग राष्ट्र के लिए हमेशा अहितकर होता है। ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी फिलॉसफी देकर के सारे प्रोग्राम को डिरेल करता है। इसलिए जो अल्ट्रा नेशनलिस्ट होते हैं बिल्कुल, वो ज्यादा इंटेलेक्चुअल्स को पसंद नहीं करते बिल्कुल। सो अपोजिशन ऑफ द इंटेलेक्चुअल क्लास, अपोजिशन ऑफ द इंटेलेक्चुअल क्लास। अपोजिशन ऑफ इंटेलेक्चुअल क्लास। देख रहे कुछ बच्चे मुस्कुरा रहे हैं। अभिषेक, तुम लोग बहुत बदमाश नहीं हो, ऐसा तुम्हें महसूस नहीं होता है? सो दीज आर द फीचर्स ऑफ पढ़ा लिखा आदमी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। पढ़ा लिखा आदमी खतरनाक होता है। मर्जर ऑफ स्टेट एंड कॉर्पोरेट पावर, ये हाथ है मुसोलिनी का। हालांकि ये अमेरिका का झंडा है, बट कॉर्पोरेट पावर उसी को कहते हैं। सो लिखना, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉर्पोरेट स्टेट बाय मुसोलिनी। इसके पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। इसके पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। देखो, सुनो, सब लोग मेरी बात सुनिएगा। जब मुसोलिनी पेरिस पीस ट्रीटी को देखा था तो काफी बेचैन हो गया था कि इटली के साथ क्या हुआ, धोखा हुआ है। तो मुसोलिनी का कहना था कि इटली को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन इसलिए नहीं मिलता है कि इटली का लीडरशिप वीक है, ये सब ढोंगी है, इसीलिए इटली को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन नहीं मिलता है। ऐसा कहना था मुसोलिनी का। ठीक है, ऐसा मुसोलिनी सोचता था कि इटली को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन नहीं मिलता क्योंकि इसका लीडरशिप जो है खराब है। तो मुसोलिनी ने जितने भी एक्स सोल्जर्स थे उनकी मीटिंग बुलाई
और उस सोल्जर्स को उसने बताया कि इटली में फासिज्म क्यों जरूरी है। तो इस तरह से मुसोलिनी ने फासिस्ट पार्टी का वहां पर फाउंडेशन लिया था और एक न्यूज़पेपर पब्लिश करता था फासियो। और बड़ी तेजी से जो इस तरह से इटली के ग्लैमरस पास्ट को मुसोलिनी ने प्रोजेक्ट किया, बड़ी तेजी से यूथ जो थे वो मुसोलिनी के साथ जुड़ते चले गए। तो मुसोलिनी ने 1922 में एक जगह है नेपल्स, वहां पर, ठीक है, एक जगह है नेपल्स, वहां पर उसने एक मीटिंग बुलाई थी फासिस्ट पार्टी की। और मुसोलिनी ने सोचा नहीं था कि इतने लोग आ जाएंगे उस मीटिंग में। और ये जो फासिस्ट पार्टी के लोग होते थे वो काली टोपी पहनते थे और हाफ पैंट पहनते थे और डंडा रखते थे, इसमें एक हाथ में डंडा रखते थे और एक हाथ में तेल रखते थे, तेल था। और डंडा में जहां भी बैठते थे डंडा में तेल लगाते रहते थे बिल्कुल। और कोई एंटी फासिस्ट मिल जाए तो वो ट्राई कर लेते थे कि डंडा मजबूत है या उसका सर मजबूत है। तो इस तरह से एक हाथ में एक बॉटल तेल और एक हाथ में डंडा, और वो डंडा में तेल लगाते रहते थे फासिस्ट लोग, ठीक है, हमेशा साथ में रखते थे डंडा। और मुसोलिनी उस मीटिंग में बड़ा जोश में था क्योंकि 50,000 के आसपास लोग आ गए थे, जो बहुत बड़ी संख्या होती है। और वहीं खड़े खड़े मुसोलिनी ने नेपल्स में जो राजा रहता था रोम में उसको धमकी दी, अगर फासिस्ट पार्टी के हाथ में सत्ता नहीं सौंपी गई तो हम लोग रोम में घुस जाएंगे, ठीक है। और इस तरह से राजा को लगा कि सिविल वॉर हो जाएगा इटली में। उसने बोला कि क्या चाहता है, बोला प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं। मुसोलिनी को उसने सरकार बनाने के लिए इनवाइट कर लिया और 1922 में मुसोलिनी इटली का प्रधानमंत्री था। आराम से सुनना सारे बच्चे। तो मुसोलिनी ने भी वही सहारा लिया जो कि जरूरी होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके पावर को अपने हाथ में लेना। मगर मैं आपको बताऊं, मुसोलिनी ने इलेक्शन करवाया इटली में। ध्यान से समझना, समझ जाओगे बहुत सारी चीजें। मुसोलिनी ने सबसे पहले पार्लियामेंट में एक लॉ पास करवाया कि अगर किसी पार्टी को इलेक्शन में बहुमत मिल जाता है, मतलब 50% +1 सीट मिल जाता है, तो उसके 2/3 मेंबर्स ऑटोमेटिकली इलेक्ट हो जाएंगे। समझना, ये लॉ पास करवाया था पार्लियामेंट में, क्योंकि अगर किसी को 50% सीट मिल जाता है, बहुमत मिल जाता है सरकार बनाने का, तो उसके 2/3 मेंबर इलेक्ट हो जाएंगे। और इसका परिणाम, मुसोलिनी ने रिस्क लिया था, हो सकता है इसके अपोजिशन पार्टी, बहुत सारी पार्टी थी इटली में, उसको बहुमत मिल जाता। रिस्क लेना पड़ता है, और जब रिस्क है तो सक्सेस है। मुसोलिनी ने रिस्क लिया और मुसोलिनी की पार्टी को बहुमत मिल गया और उसके 2/3 सदस्य निर्वाचित हो गए ऑटोमेटिकली। और किसी संसद में अगर 2/3 सदस्य हो जाए तो आप समझ सकते हैं संविधान को क्या करेंगे वो लोग। संविधान को तहस नहस कर दिया है। इटली के सारे पावर, बोला कि जितने अपोजिशन लीडर थे सब जेल में है, ठीक है, केवल फासिस्ट पार्टी के लोग ही जहां तहां दिखते थे। समझ में आया चीज? तो इस तरह से मुसोलिनी जो था 1922 तक इटली में सबसे ताकतवर व्यक्ति था। कैसे ताकत उसने अडॉप्ट किया वो मैंने आपको बताया। समझ में आया कि नहीं बताया? सारे बच्चे बताना कि इस तरह से मुसोलिनी ने सत्ता को किस तरह से अपने हाथ में लिया। रिस्क है तो मैच फिक्स है। सीखो कुछ तुम लोग, आगे चल करके IAS IPS बनोगे, रिटायर करने के बाद पॉलिटिक्स करोगे, तो कुछ तो सीख के जाओ। तारिक, ऋतिक, सागर, पायल, सबने ओके, वेरी फाइन। समझ गया अभिषेक, अंजू, रक्षा, बहुत अच्छा। अभी मैं काफी देर के बाद आया, छोटा स्क्रीन वाला में देखने से दूर से पता नहीं चलता। ओके सचिन, फाइन। सो लेट्स गेट बैक।
मुस्कान की चिंता दूसरी है, इसको खाने का चिंता रहता है हमेशा। ये कह रही कि सर वो लोग क्या खाता था कि इतना इंटेलिजेंट था। ये नहीं कहेगी कि सर वो लोग क्या पढ़ता था जो इतना इंटेलिजेंट था, ये नहीं बोलेगी। ये क्यों? पढ़ने में मेहनत लगता है, खाने में क्या है, मुंह चलाइए, अपना दांत है, अपना मुंह है, चलाते रहिए। इसी के चलते ना देश में भूखमरी की समस्या है। तो ठीक है, आगे कहानी जारी रखो। लिखो बच्चे, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉर्पोरेट स्टेट, ये हेडिंग दे दो जो स्क्रीन पर दिख रहा है। हेडिंग दे दो। मुसोलिनी organized the meeting of fascist party organized the meeting of fascist party at Naples. Organized the meeting of fascist party at Naples. There was a huge gathering in this meeting. Huge gathering in this meeting. 50,000 cadres had participated. 50,000 cadres had participated in the meeting of fascist party. In the meeting of fascist party. Had participated in the meetings of fascist party. In the meeting of fascist party. Mussolini threatened the ruler at Rome. Threatened the ruler at Rome to hand over powers in the hands of fascist party. To hand over powers in the hands of fascist party. Fascist party. Hand over power in the hands of fascist party. Otherwise, fascist will enter in the Rome. Fascist will enter in the Rome. King wanted to avoid the civil war. Wanted to avoid the civil war. Wanted to avoid the civil war. So he invited Mussolini to become the prime minister. He invited Mussolini to become the prime minister. Mussolini, by the year 1922, was most powerful person in Italy. By the year 1922, was most powerful person in Italy.
Mussolini established the corporate state. Mussolini established the corporate state. Established the corporate state. Mussolini tried to mold the entire economy of the state into a completely corporate structure in late 1933 because of the global economic shutdown. काफी पावरफुल सेंटेंस है, इसको लिखना, काफी पावरफुल सेंटेंस है, इसको लिखना. For this reason, Mussolini tried to mold the entire economy of the state into completely corporate structure in late 1933. In this corporation, 22 corporations equal representative of the owners and workers were kept. Corporate state means both industrialist and the labor will form a corporation. Industrialist and labor form the corporation. So in this corporation, there were 22 corporations, equal representatives of the owners and the workers were kept. Industrialist and labor were kept. The biggest drawback of this system was that its entire system was done on the basis of totalitarian principle. Entire system was based on the basis of totalitarian principle. The objective of this entire plan was not pacifist, but imperialist expansion and war. शांति नहीं करना है, साम्राज्यवादी विस्तार और युद्ध करना है. जितने मजबूत इकोनॉमिक सिस्टम होगा, जितना ज्यादा पोटेंशियल एक्सप्लोर करने की पॉसिबिलिटीज होगी, उतना ही ज्यादा हम यहां पर सिस्टम को देखेंगे कि किस तरह से इंपेरियलिस्ट एक्सपेंशन एंड वॉर डिटरमाइन होता है. इंपेरियलिस्ट एक्सपेंशन एंड वॉर डिटरमाइन होता है. The objective of this entire plan was not pacifist but imperialist expansion and war. अच्छा, पॉलिसीज ऑफ मुसोलिनी. पॉलिसीज ऑफ मुसोलिनी, जैसे हिटलर का पढ़ा था हम लोगों ने होम पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी, उसी तरह से मुसोलिनी के भी तो पावरफुल होम पॉलिसी एंड फॉरेन पॉलिसी है. मैंने आपको बताया कि सिंडिकेट बनाना चाहता था मुसोलिनी. होम पॉलिसी मैंने आपको पढ़ा है कि अगर किसी पार्टी को
मेजोरिटी मिलता है तो उसके 2/3 मेंबर जो है वो ऑटोमेटिकली इलेक्टेड हो जाएंगे, राइट। होम पॉलिसी देखो, मुसोलिनी, लिखना है इसको, लिखो बच्चे। मुसोलिनी आफ्टर कमिंग टू पावर decided to make the constitutional amendment. He wanted to take absolute control of parliament. Absolute control of parliament. He wanted to take absolute control of parliament. He passed a law in which it was said, मेरे लैंग्वेज में लिखो, इसको मत कॉपी करना। He passed a law in which it was said, if any party get majority in election, then its two-third member will be automatically elected. Its two-third member will be automatically elected. Therefore, Mussolini was in condition of making amendment in any part of constitution. Was in favor of making amendment in any part of the constitution. Okay, आगे लिखना। He banned liberal ideas among the students, teachers, and the newspapers. He banned the liberal ideas among the student, teachers, and the newspapers. Only nationalist ideas to be projected. So students, teacher, and so only nationalist ideas to be projected. In this sequence, he created a secret police, Overa. In this sequence, he created the secret police, Overa. हिटलर का जो सीक्रेट पुलिस था उसका क्या नाम था, जो कि एंटी नाजी को ट्रैक करता था और जो भी एंटी नाजी मिलता था उसको एकदम तुरंत माला पहना देता था ये लोग।
द सीक्रेट पुलिस, गेस्टापो, पूनम ने बताया भी, गौरव, वर्षा, विवेक, अनिकेत, प्रेमजोत, सबने जवाब दिया। सरिताबा, ओके फाइन फाइन। पायल, तो इसका था ओबेरा। मुसोलिनी सप्रेस द अपोजिशन पार्टी। ये जो अपोजिशन पार्टी दिन रात बायकॉट करता था ना, बोलता था कि ना अपोजिशन रहेगा ना बायकॉट करेगा, चुपचाप जितना बोलता हूं उतना सुनो। बेचारा अपोजिशन पार्टी को लीडर जो था बेचारा जेल में ही सड़ गया। मुसोलिनी ने किसी को मौका ही नहीं दिया। तो इस तरह से मुसोलिनी ruthlessly suppressed the opposition party. Opposition leaders were implicated in false cases. झूठे मुकदमे में डाल के सबको संट कर दिया था। So opposition leader was implicated in false cases. Opposition cases were implicated in, opposition leaders were implicated in false cases. Syndicate system. Syndicate system. Under this system, the fascist government established cooperation between the capitalists and the workers. ठीक है, सिंडिकेट सिस्टम, इसमें कैपिटलिस्ट और वर्कर के बीच में अगर कोऑर्डिनेशन हो जाए, जो कि कॉर्पोरेट स्टेट का भी एक लक्षण है, ठीक है, तो इससे काफी ज्यादा प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प मिलता है। मुसोलिनी बड़ी तेजी से इकोनॉमी को इंप्रूव करने के लिए बहुत रेडिकल अपने विचार को इंट्रोड्यूस कर रहा था। सो अंडर दिस सिस्टम द फासिस्ट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड कोऑपरेशन बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड द वर्कर्स। दिस इज कॉल्ड सिंडिकेट, राइट। देयर वर 13 syndicates, that is labor unions, were established, जिसमें 6 कैपिटलिस्ट सिंडिकेट था, 6 पीजेंट का था, 6 लेबरर्स का था, एंड एक जो था वो प्रोफेशनल्स था, डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, इन सब के सिंडिकेट बनाए थे। और सिंडिकेट के साथ गवर्नमेंट सीधे कम्युनिकेट करता था। तो इस तरह से मुसोलिनी ने जो डिसीजन मेकिंग है या जो स्पीड का प्रोसेस है उसे काफी ज्यादा इंप्रूव कर दिया। ठीक है, सो फॉर दिस 13 syndicates were established, in which 6 belong to the capitalist, 6 to the peasants and laborers, and 1 from other groups. Class coordination and control over the economic sphere. These two was the main motive of the syndicate system.
मेन मोटिव ऑफ द सिंडिकेट सिस्टम। यस बच्चे कंटिन्यू रखो इसको। सिंडिकेट सिस्टम समझ में आया ना, कि जैसे ना तो लॉयर्स का सिंडिकेट है, उसके साथ स्टेट सीधे संवाद करता था, उसके साथ स्टेट सीधे संवाद करता था। Under this system, the fascist government and for these 13 syndicates, so इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? क्लॉस कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ओवर द इकोनॉमिक स्फेयर। ये अगर लिख लिया तो फिर मैं इसका इंटरप्रिटेशन लिखाता हूं आपको, इंटरप्रिटेशन लिखाता हूं। लिख लिया बच्चे? जल्दी बोलो। सिंडिकेट मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग द यूनाइटेड ऑब्जेक्टिव। लिखो, syndicate system was basically to improve the class coordination and speed up the process of decision and speed up the process of decision. Speed up the process of decision. Class coordination and speed up the process of decision. Speed up the process of decision. Mussolini directly contacted all the syndicates. Therefore, decision making became very fast. Decision making became very fast. Decision making became very fast, and at the same time, it finally speed up the process of industrialization. Process of industrialization. These are the functions of the syndicate. सिंडिकेट डिसाइड करेगा कि रेट कितना होना चाहिए, वेज होना चाहिए, कितने घंटे काम करना है, कौन कौन सी फैसिलिटीज देगा सरकार, टूरिज्म का, एंटरटेनमेंट का, इंश्योरेंस का, सारे फैसिलिटी देगा। और मगर कोई भी मजदूर स्ट्राइक नहीं कर पाएगा। जब इतनी फैसिलिटी देंगे तो फिर फैक्ट्री में हड़ताल नहीं होगा। जब हड़ताल नहीं होगा तो ऑब्वियसली इसका कॉन्सिक्वेंस होगा The following were the functions of this syndicate: fixing the rate of wages, setting work hours, ensuring the facilities of tourism, entertainment, insurance, health, etc. for the workers, banning the strikes.
ये सब हड़ताल पर प्रतिबंध लगाना है। Okay, so this indicates the fixing the rate of wages, setting of working hours, 8 hours, weekly off, and facilities to the workers, ये सब प्रोवाइड करेगा, बट स्ट्राइक विल बी बैंड। स्ट्राइक नहीं कर सकते मजदूर। सो इस तरह से मुसोलिनी ने एक इंडस्ट्रियल एनवायरमेंट, मुसोलिनी सक्सेसफुली क्रिएटेड इंडस्ट्रियल एनवायरमेंट, काफी तेजी से प्रोडक्शन, काफी तेजी से एक्सपोर्ट, ये सब दिखाई देने लगा। काफी तेजी से प्रोडक्शन, काफी तेजी से एक्सपोर्ट दिखाई देने लगा। काफी तेजी से एक्सपोर्ट दिखाने लगा था। ओके, इसमें लिखना आगे, मुसोलिनी हैड एस्टैब्लिश्ड मोटर व्हीकल इंडस्ट्री, Mussolini had established the motor vehicle industry, Fiat. Mussolini had established the motor vehicle industry, Fiat. Fiat was very popular in Italy. Fiat was very popular in Italy. He imposed double tax on American motors. Imposed double tax on American motors. ये जो फिएट चलती है ना, मुसोलिनी ने एस्टैब्लिश किया था, उसी की फैक्ट्री में था। Okay, so double tax on American motors. Therefore, Fiat had dominated the European market. Fiat had dominated the European market. Fiat had dominated the European market. तो मुसोलिनी ने इस तरह से इकोनॉमी को काफी इंप्रूव किया, काफी बड़े फैसले लेता था। कॉर्पोरेट स्टेट, सिंडिकेट सिस्टम, प्रमोशन ऑफ फिएट, ओके, प्रमोशन ऑफ फिएट डन बाय द मुसोलिनी। देखो, फॉरेन पॉलिसी की हम लोग बात करते हैं। मुसोलिनी भी कहता था कि इटली का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, कहां रहेगा,
सो इटली को न्यू टेरिटरी चाहिए, और जाहिर है कि जो एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी है उसमें इंपेरियलिज्म वर्ड ऑटोमेटिकली जुड़ा रहता है। इटली का नेशनलिज्म काफी हर्ट हुआ था जब इटली इथोपिया में हार गया था। तो मुसोलिनी चाहता था कि जितने भी पास्ट में मिस्टेक हुए हैं इटली के साथ, सबको ठीक करूंगा। और ये मुसोलिनी क्या है कि ये बोलता था जो मेडिटेरेनियन सी है, भूमध्य सागर है, ये मेडिटेरेनियन सी नहीं है, ये इटालियन लेक है, इटली का झील है, और इधर से जो भी जाएगा वो पूछ के जाएगा। तो इस तरह से इंग्लैंड, और आप जानते हैं जो स्वेज कैनाल है वो तो लाइफ लाइन है इंग्लैंड का। तो वैसे हालत में इंग्लैंड के साथ इटली का काफी जबरदस्त टेंशन होना तय है। मुसोलिनी ने इस बात का लाइन खींच दिया था। आप अभी नाजिज्म हमने कल खत्म किया ना, उसमें रोम बर्लिन एक्सिस था। तो जैसे जैसे एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट्स इटली में बढ़ेगा, जर्मनी के करीब आना शुरू हो जाएगा इटली, और जाहिर है कि रोम बर्लिन एक्सिस बन जाएगा, और इस बार बहुत मजबूत बनेगा। 1915 के लंदन एग्रीमेंट की तरह ऐसा नहीं कि निकल लेगा बीच में से। तो इस तरह से अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी का एक पहलू है कि हाउ टू कंट्रोल द मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर पर कैसे कैप्चर करें, और उसको ये लोग बोलने लगा इटालियन लेक। दूसरा, जो 1897 में इथोपिया में हार हुई थी इटली की, उसको दोबारा से हमें जीतना है। सो मुसोलिनी इन्वेट करेगा इथोपिया पर, अल्बानिया पर इन्वेट करेगा, फ्यूम सिटी पर इन्वेट करेगा, जो भी उसके साथ प्रॉमिस हुई थी। मगर चूंकि जर्मनी के साथ अलायंस में है, इसलिए जर्मन कॉलोनी को डिस्टर्ब नहीं करेगा। हिटलर और मुसोलिनी के बीच में दोस्ती जो थी अब धीरे धीरे बढ़ने लगी है। ठीक है। सो फॉरेन पॉलिसी ऑफ मुसोलिनी, इस पर चर्चा हम लोग करेंगे, आज नहीं करेंगे, कल करेंगे। और फिर हम लोग ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन देख करके सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आ जाएंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड देन अदर्स। क्या प्रेमजोत, क्या पूछ रहे हो? मुसोलिनी सक्सेसफुली इस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्रियल, ये जो यहां पर लिखा हमने, सक्सेसफुली इस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्रियल डोमिनेंस इन द यूरोपियन मार्केट। इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट है ये जो है ना, इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट है। मुसोलिनी ये सब कर करके मुसोलिनी ने इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट को क्रिएट किया है। इसको अगर आपको दिक्कत है तो मैं मिटा के इन्वायरमेंट लिख देता हूं। इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट बोला जाता है। ठीक है ना बच्चे? तो इसको आप देखिएगा। हम लोग मिलते हैं कल अपने टाइम पर। वी विल डिस्कस अबाउट द फॉरेन पॉलिसी, उसके बाद ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन पढ़ लेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग जापान को पिक्चर में लाएंगे और वर्ल्ड वॉर करवा देंगे।